नमस्ते और आपका स्वागत है। मेरा नाम इशारा मिल्स हेनरी है। मैं एक नेत्र विज्ञान कार्यक्रम की निदेशिका हूँ जिसका नाम है कक्षा में दृष्टि लाना। यह कार्यक्रम प्रोफेसर जोनाथन किंग की MIT स्थित प्रयोगशाला में चलता है। आँख एक आकर्षक अंग है। हमारी दृष्टि के लिए इसके कई सारे घटक एक साथ काम करते हैं। हालांकि आँख कुछ खामियों के कारण नेत्र रोग को जन्म दे सकती है। आज हम एक स्तनधारी प्राणी की आँख को डाइसेक्ट करने एवं उसकी संरचना की पहचान करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको क्यों लगता है कि आँखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? और फिर आपने कभी सोचा है कि पशुओं की दृष्टि कैसी होती है? क्या वे वही देखते हैं जो हम देखते हैं? मैं चाहूँगी कि आप इन सवालों के बारे में अपने सहपाठियों के साथ कुछ सोचें। मैं ये चाहूँगी कि आप ये मिलान करके देखें कि जो दाहिने कॉलम में पशुओं की सूची है वह बाएं हाथ के कॉलम में दी गई उनकी दृष्टि से किस प्रकार मेल खाती है। मुझे आशा है कि आपने चुनौती का आनंद लिया। कुछ ही क्षणों में हम इस अभ्यास के जवाब पर चर्चा करेंगे। हालांकि पहले मैं पशुओं की आँखों के बारे में और अधिक बात करना चाहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अजीब चश्मे क्यों पहन रही हूँ। इन चश्मों से मैं एक तस्वीर को अनेक तस्वीरों के रूप में देख सकती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि पशुओं की संयुक्त आँखें ऐसा ही देखती हैं। हालांकि अब जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक गलत धारणा है। संयुक्त आँखों के साथ जानवर वास्तव में एक पिक्सेलेटेड दृष्टि से देखते हैं। फिर भी यह अब भी एक मज़ेदार विषय है कि जानवर वास्तव में क्या देखते हैं। अनेक अकशेरुकीय प्राणियों जैसे मधुमक्खियों, मक्खियों, चींटियों आदि की संयुक्त आँखें होती हैं, लेकिन अकशेरुकीय जीवों की भी अनेक प्रकार की आँखें होती हैं। पिट आँखों और पिनहोल आँखों से लेकर लेंस युक्त आँखों तक। गड्ढेदार आँखों वाले एक जानवर का उदाहरण है घोंगे। गड्ढेदार आँखें एक छेद में स्थित होती हैं जो आने वाली प्रकाश की किरणों के आधार पर जीव को वस्तु का ज्ञान कराती हैं। गड्ढेदार आँखों वाले जीव प्रकाश की दिशा को समझने में सक्षम होते हैं। नॉटुलिसस के पास गड्ढेदार आँख से थोड़ा सा अधिक जटिल संस्करण होता है जिसे पिनहोल आँख कहा जाता है, जो एक पिट से एक कप और फिर एक चेंबर के रूप में विकसित होता है। ऐसी आँख एक छोटे आकार में खुलती है जो जीव को दिशा एवं आकार का ज्ञान कराती है। स्कैलोप्स को 40 से 60 नीली आँखें होती हैं जो स्कैलोप की मेंटल एज के साथ लगी होती हैं। ये स्कैलोप को गति, प्रकाश एवं अंधेरे का पता लगाने में सहयोग करती हैं। स्कैलोप अपनी घायल या नष्ट आँखों को पुनः उत्पन्न भी कर सकता है। संयुक्त आँख के कई हिस्से या दोहरी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें ओमिटीडिया कहा जाता है। यह तस्वीर एक उदाहरण है ड्रोसोफिला या फल मक्खी की संयुक्त आँख का। यह बहुत ही उच्च वृद्धि पर है। इसके हरेक इकाई या ओमेटीडियम में 8 प्रकाशग्राही कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, रंग द्रव्य कोशिकाएं और एक कॉर्निया है। यहाँ ड्रोसोफिला की एक और तस्वीर है जिसकी आंख और भी उच्च वृद्धि पर है। इसलिए कुछ लोग कल्पना करते हैं कि उन्हें एक वस्तु अनेक रूप में दिखती होगी। ऑक्टोपस की आंख अद्भुत और बहुत कुछ स्तनधारियों की आंखों के समान है, यद्यपि वे क्लैम्प से जुड़ी हुई हैं। मानव आंख की तरह उनमें प्यूपल्स हैं, लेकिन गोल स्लिट्स के बजाय उनकी स्लिट्स क्षैतिज हैं। लेकिन अब हम अपनी आंखों के बारे में सोचें। हमारी आंख वर्टिब्रल आंखों का एक उदाहरण है। जल्दी ही हम एक वर्टिब्रल आंख का अन्वेषण करेंगे। क्या आप चश्मे या कॉन्टैक्ट पहनते हैं या परिवार के ऐसे सदस्य को जानते हैं जिन्हें ग्लूकोमा या कैटरैक्ट हो? हम आँखों के विभिन्न भागों के बारे में बात करने जा रहे हैं और बीमारियाँ उन विभिन्न भागों को कैसे प्रभावित करती हैं। हमारी आँखें इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि हम अपने वातावरण को कैसे समझ पाते हैं। हमारे मस्तिष्क का लगभग 1/3 भाग हमारी दृष्टि को समझने में लगा होता है। अतः हम यह समझने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार देख पाते हैं। अब आप अपनी वर्कशीट को देखें और रेखा चित्र के आधार पर अनुमान करें कि प्रकाश किस प्रकार वस्तुओं से परावर्तित होकर
हमारी आंखों तक पहुंचता है। अतः आँखें कैसे कार्य करती हैं, इसे मैं मनुष्य की आँख का एक प्रारूप लेकर दिखाऊंगी। सबसे पहले तो प्रकाश वस्तुओं से टकराकर परावर्तित होता है। उदाहरण के लिए आप कॉर्निया में इस चित्र को देख रहे हैं, जो प्रकाश को परावर्तित करता है या उसकी किरणों को झुकाता है अपने लेंस के माध्यम से, जो कि रेटिना के प्रकाश संवेदी भाग पर भी प्रकाश परावर्तित करता है। रेटिना में यह वैद्युत रासायनिक संकेतों को दृष्टि नाड़ियों के माध्यम से भेजता है और पुनः वे संकेत मस्तिष्क को जाते हैं। इससे रेटिना पर जो चित्र बनता है वह उल्टा होता है और हमारा मस्तिष्क उस चित्र को सीधा करके समझता है। हम विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम के अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र को पहचान सकते हैं, जिसे प्रकाश दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। इस तरंग दैर्ध्य को हमारी आंखें देख सकती हैं। रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं इस स्पेक्ट्रम के प्रकाश दृष्टि क्षेत्र को पहचान सकती हैं, जिनकी लघु तरंग दैर्ध्य की लंबाई 390 नैनोमीटर से लेकर दीर्घ तरंगों अर्थात 750 नैनोमीटर तक हो सकती हैं। पशु विभिन्न प्रकाश तरंगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ प्राणी तो वास्तव में प्रकाश दृष्टि क्षेत्र के बाहर की तरंगों की भी पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कीट जैसे मक्खियाँ प्रकाश दृष्टि क्षेत्र की भांति ही वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र की भी पहचान कर सकते हैं। कुछ अन्य प्राणी जैसे सांप तो प्रकाश की और भी लंबी तरंगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि पिट वाइपर जैसे सांपों में तो आंखों के अतिरिक्त इंफ्रारेड डिटेक्टर भी होता है। कुछ जीव तो उन रंगों को भी देख सकते हैं जिन्हें हम देखते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भी रंगों को देख सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, और हम भी ऐसे रंगों को देख सकते हैं जिसे अनेक जीव नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए कुछ प्राइमेट लाल, नीले और हरे के मिश्रण को देख पाते हैं, जिसे डाइक्रोमैटिक विजन कहा जाता है। कुछ अन्य प्राइमेट हरे और नीले रंग के मिश्रण को तो देख सकते हैं, किंतु लाल रंग को नहीं। उन्हें हम डाइक्रोमैटिक कहते हैं। और कुछ अन्य रात्रिचर जीव जैसे उल्लू बंदर मोनोक्रोमैटिक होते हैं, अर्थात काला, सफेद या भूरा ही देख पाते हैं। कुत्ते एवं बिल्लियां रंगों की पीली छायाओं को देख सकते हैं, लेकिन रात्रि में वे हमसे अधिक बेहतर देख सकते हैं। उनका पेरिफेरल विजन हमसे बेहतर होता है और वे गति को भी हमसे बेहतर देख पाते हैं। शायद इसीलिए वे अच्छे शिकारी भी होते हैं। यह एक वॉलीबॉल की तरह दिखता है, किंतु यह प्राणी जगत की सबसे बड़ी आंख के आकार का है। तो किस जीव की आंख इस आकार की होती है? कल्पना करें कि ये विशाल जायंट स्क्विड की आंख आपको देख रही है। तो हमने अनेक प्रकार के जीवों की आंखों को जाना। अब आप अपनी वर्कशीट को देखें कि क्या उसमें किसी सुधार की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ समय देती हूँ और आपसे पुनः मिलती हूँ। पुनः स्वागत है। तो आपने क्या सोचा? क्या आपने कुछ सुधार किया? इस चित्र में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह पशु वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड क्षेत्र को देख रहा है। कौन सा जीव ऐसा कर सकता है? बिल्कुल ठीक, सांप। याद रखें, सांपों के पिट ऑर्गन्स इंफ्रारेड विकिरण को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, गर्मी को समझ सकते हैं, जो उन्हें इमेज प्रोसेसिंग में मदद करता है। यह दूसरा चित्र इस बात का उदाहरण है कि कुछ प्राइमेट्स किस प्रकार देखते हैं। हम इसे गिलहरी बंदर से मिलान कर सकते हैं। याद रखें, कुछ प्राइमेट्स की डाइक्रोमैटिक दृष्टि लाल हरे रंग को लेकर वर्णांध मनुष्य की तरह होती है। यह तीसरा चित्र उदाहरण है रात्रिचर प्राणियों की दृष्टि का, जो कि रात्रि में ही क्रियाशील होते हैं। कौन सा प्राणी रात्रि में भी साफ साफ देख सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्लियां रात में भी देख सकती हैं।
बिल्लियों एवं कुछ अन्य रात्रिचर प्राणियों की आंखों में टैपिडम लूसिडम नामक ऊतक होता है जो उन पशुओं को कम प्रकाश के परिवेश में देखने में मदद करता है। इन ऊतकों से परावर्तित होने वाले प्रकाश के कारण ही ऐसे पशुओं की आंखें रात में चमकती हैं। थोड़ी ही देर में इन ऊतकों के बारे में और बात करेंगे। यह चौथा चित्र ऐसे जानवर की दृष्टि के बारे में है जिसकी दृष्टि क्षेत्र के बीचों बीच में एक काला धब्बा होता है। घोड़ों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल सामने देखने में कठिनाई होती है, खासकर जब उनका सिर जमीन के बिल्कुल समानांतर होता है। अन्वेषणों से पता चला है कि यह काला धब्बा घोड़े के शरीर की चौड़ाई के बराबर होता है। आपने गौर किया होगा कि घोड़े अपने सिर को बार-बार उठाते हैं जब वे किसी चीज के बिल्कुल सामने या नजदीक पहुंचते हैं, जैसे कि किसी गेट को जिसे उन्हें कूदकर पार करना होता है। इससे वे अपने सामने की चीजों को बेहतर देख पाते हैं तथा उनकी गहराई को ज्ञात कर पाते हैं। यदि आप अपनी एक आंख को बंद करके किसी चीज को पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करना दोनों आंखों की तुलना में कठिन है। एक ही आंख से देखने को मोनोक्यूलर विजन कहते हैं और दोनों आंखों से देखने को बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। आप इसे घर पर करके देखें, पर कुछ तोड़े ना। अपने सिर को उठाकर घोड़ा अपनी दृष्टि को मोनोक्यूलर से बाइनोक्यूलर विजन में परिवर्तित करता है, जिससे उसे गहराई का अनुमान होता है। पांचवें चित्र में आप एक फूल के पिक्सेलेटेड मोज़ेक रूप को देख रहे हैं। जीव वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अनेक जीव अपने संयुक्त आंखों से पिक्सेलेटेड चित्रों को देख सकते हैं। तो शायद आपने मक्खी के बारे में सोचा होगा। संयुक्त आंखों के बारे में और अधिक अध्ययन से शोधकर्ताओं को कैमरे के लिए ऐसे लेंस बनाने में मदद मिलेगी जिससे कि अंधेरे एवं प्रकाश दोनों स्थितियों में देखा जा सके। इस अंतिम चित्र में हम दो मित्रों को देख सकते हैं। मनुष्य के रूप में हम ऐसा ही देखते हैं। वैज्ञानिक अभी भी हमें नई नई जानकारियां दे रहे हैं कि हम या पशु क्या देख पाते हैं। मेरे पास आपके लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पूरे शरीर को दिखाने के लिए आईने को कितना बड़ा होना चाहिए? आईने के नज़दीक हम शरीर का कम हिस्सा ही देख पाते हैं और जैसे जैसे आईने से दूर जाते हैं अपने शरीर का ज़्यादा हिस्सा दिखाई पड़ता है। क्या आईने में जो दिखाई देता है उसमें दूरी की अहम भूमिका है? हम अभी इस बात की जांच करेंगे कि दूरी की क्या भूमिका है और मैं अपने सहयोगी लिसा को यहाँ पर लाऊंगी। तो ये एक आँखों की ऊंचाई का एक आईना है जो सीधा रखा हुआ है और मैं लिसा से कहूँगी कि वे इसके नज़दीक और फिर दूर जाएं। लिसा, आपने अपने शरीर के कम हिस्से को देखा या ज़्यादा हिस्से को? नहीं, दूरी के कारण मैंने कम ज़्यादा नहीं देखा, चाहे मैं इससे नज़दीक जाती हूँ या इससे पीछे। अर्थात दूरी का कोई महत्व नहीं है। यह हमारी समझ के विपरीत लग सकता है, लेकिन इससे हम दृष्टि के अर्थों में सोचें। क्या हो रहा है? होता यह है कि प्रकाश हमारे पैरों से परावर्तित होकर आईने पर जाता है और आईने से हमारी आंखों पर, अर्थात आईने को हमारे शरीर की लंबाई के आधे आकार का होना चाहिए। इसे घर पर आजमाएं। आज हम एक स्तनधारी जीव की आंख को डाइसेक्ट करने जा रहे हैं। यह एक गाय की आंख है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाय की आंख काफी बड़ी होती है। यह हमारी आंखों से थोड़ी बड़ी है। गाय की आंख के चारों तरफ बहुत सारे ऊतक होते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये ऊतक क्या होते हैं? इन ऊतकों में से कुछ पीले, कुछ सफेद एवं कुछ गुलाबी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चारों तरफ के ऊतक हैं, ये वसा एवं मांसपेशियां हैं। वसा आंखों को एक तरह से गद्देदार मुलायम सहारा देने का काम करती है उस हड्डी के खोखले में जिसमें कि आंख स्थित होती है। अतः कभी यदि हमें सिर में कोई चोट लगती है
तो ये वसा हमारी आँखों को चोटिल होने से बचाती है। और जो मांसपेशियाँ आँखों के चारों तरफ हैं, वे आँखों को गति देने अर्थात उन्हें घुमाने में सहायता करती हैं। गायों की आँखों में 4 मांसपेशियाँ होती हैं, एक ऊपर, एक नीचे, 2 किनारों पर। इससे गायें अपनी आँखों को ऊपर, नीचे, अगल-बगल घुमा सकती हैं। फिर मेरा आपसे एक चुनौती भरा सवाल, क्या आप मानते हैं आपकी आँखों में गाय की आँखों से अधिक मांसपेशियाँ हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हम एक प्रयोग करके देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी आँखें कैसे घूमती हैं, उस दशा में भी जब हम किसी चीज़ को एकटक देख रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस दृष्टि भ्रम को देखें एवं उसका वर्णन करें। पुनः स्वागत है। हमारी आँखों में वास्तव में 6 मांसपेशियाँ हैं। हमारी आँखों में 2 मांसपेशियाँ अधिक होती हैं। ये हमें अपनी आँखों को घुमाने में मदद करती हैं जब हम अपने माता-पिता को परेशान कर रहे होते हैं। इससे हम गायों से अधिक आँखें घुमा सकते हैं। आपने जब दृष्टि भ्रम को देखा तो क्या दिखाई दिया था? आपने शायद कुछ खानों में गति को महसूस किया। इसका मतलब है कि हमारी आँखों में कुछ स्वैच्छिक गतियाँ होती हैं, जैसे कि उनका गोल-गोल घूमना, और कुछ अस्वैच्छिक गतियाँ भी होती हैं। इन अस्वैच्छिक गतियों का कारण है कि इससे हमारी रेटिना की कोशिकाओं की अत्यधिक संवेदित होने से सुरक्षा होती है। इसलिए जो स्वाभाविक रूप से आँखों में गति चलती रहती है, उससे आँखें सुस्त भी नहीं होती और अत्यधिक संवेदित होने से भी उनका बचाव होता है, ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों को लगातार देख सकें। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं इस आँख को काट रही हूँ। इस तरल पदार्थ को एक्वस ह्यूमर कहते हैं और यह एक्वस ह्यूमर आँख के अंदरूनी हिस्सों, खास तौर पर कॉर्निया को ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे ही मैं इस कॉर्निया को बाहर निकालूंगी, आइरिस एवं अन्य हिस्सों को हम देख सकेंगे। कॉर्निया में खराबी होने से प्रकाश प्रतिवर्तन में त्रुटियां होती हैं। अगर कॉर्निया बहुत मोटी है तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को जन्म देती है, और यदि यह बहुत पतली होती है तो दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया को पैदा कर सकती है। कॉर्निया एक पारदर्शी ऊतक है जो लगभग आंखों में पहुंचने वाले सारे प्रकाश को प्रतिवर्तित कर देता है। अतः प्रतिवर्तन की त्रुटियां, जैसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, कॉर्निया की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होती है। अगर कॉर्निया कुछ ज़्यादा ही फूली हुई होगी अथवा आईबॉल सामान्य से कुछ बड़ा होगा, तो प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने कुछ ज़्यादा झुकी होंगी, जिससे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की संभावना बनती है। दूसरी तरफ यदि कॉर्निया बहुत पतली होगी अथवा हमारा आईबॉल कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा, तो प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे की ओर झुकेंगी, जिससे हाइपरोपिया या दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। प्रकाश प्रतिवर्तन की इन त्रुटियों को चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसों से दूर किया जा सकता है। आप में से कितने लोगों ने लेसिक सर्जरी के बारे में सुना है? लेसिक अल्ट्रावायलेट लेज़र का प्रयोग करके हमारी कॉर्निया के आकार को ही परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया में एक माइक्रोनाइफ का प्रयोग करते हुए कॉर्नियल फ्लैप उत्पन्न किया जाता है। इस फ्लैप को मोड़ा जाता है ताकि लेज़र किरणें कॉर्निया को एक निश्चित आकार दे सकें। फिर कॉर्नियल फ्लैप को अपने स्थान पर वापस ला दिया जाता है। लेज़र किरणें 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर ऊतकों को भी हटा सकती हैं, और ये काफ़ी महंगा भी होता है। कॉर्निया के आकार को ठीक कर देने से प्रकाश की किरणों को रेटिना के ठीक ऊपर प्रतिवर्तित किया जा सकता है,
जिससे दृष्टि में सुधार होता है। कॉर्निया और लेंस दोनों ही प्रकाश किरणों को प्रतिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर प्रतिवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें जब वायु के माध्यम से तरल माध्यम में, जैसे कि हमारी आंखें हैं, जाती हैं, तो वास्तव में वे थोड़ा मुड़ जाती हैं। आप ग्लास में डूबे हुए एक स्ट्रॉ को ही लो कि वह कैसे मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह की बात हमारी कॉर्निया में होती है। प्रकाश किरणों का बहुत सा हिस्सा कॉर्निया में ही मुड़ जाता है और लेंसें तो उन प्रकाश किरणों को रेटिना पर और भी स्पष्ट फोकस करने का काम करती हैं। एक लाइट बॉक्स का प्रयोग करते हुए मैं यह दिखाऊंगी कि प्रकाश रेटिना पर कैसे प्रतिवर्तित होता है। जब प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है तो मुड़कर आंख के पिछले हिस्से तक पहुंचता है। लेंस इसे और अधिक फोकस करके रेटिना तक पहुंचाता है। हम लेंस को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। किसी आंख की कॉर्निया सामान्यतया पारदर्शी होती है। इन चित्रों को देखो। क्या यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है या दूर दृष्टि दोष से? और इसे लेंस की सहायता से कैसे सुधारोगे? इस प्रश्न पर अपने सहपाठियों के साथ विचार करो। तो आपने क्या सोचा? अगर आपको मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष है, तो रेटिना के सामने प्रकाश फोकस करता है और इसे ठीक करने के लिए आपको एक अवतल लेंस चाहिए, जैसा कि ये है। एक अवतल लेंस के बीच का भाग पतला होता है और इसके किनारे मोटे होते हैं। अगर आपको हाइपरोपिया है, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस करती हैं। इसे सुधारने के लिए आपको एक पुतल लेंस की आवश्यकता होगी, जो कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला। शायद आपने इस चुनौती का आनंद लिया। क्या आपने कभी गुलाबी आंखों को देखा है? कंजक्टिवाइटिस या गुलाबी आंखें वास्तव में कंजक्टिवा, जो कि एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे अंदरूनी पलकें एवं आंख के सफेद हिस्से ढके होते हैं, उसमें इन्फेक्शन के कारण होता है। यह झिल्ली आंख के ऊपरी सतहों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी या रसायनों के संपर्क में आने से कंजक्टिवा की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। कंजक्टिवा की छोटी रक्त वाहिकाओं के फूलने से वे बड़ी दिखाई देती हैं और आंख गुलाबी या लाल दिखने लगती है। तो अब हमने कॉर्निया को खोल दिया है। इसके नीचे आप आइरिस एवं प्यूपिल को देख सकते हैं। आइरिस हमारी आंखों को रंग प्रदान करती है। मनुष्यों की आंखों की आइरिस कई रंग की होती है, जैसे हरी, नीली और भूरी। गायों की आइरिस भूरी या काली होती है। प्यूपिल तो वह छेद होता है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें अंदर जाती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि प्यूपिल का आकार बदलता भी रहता है और वह इस पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकाश का सामना कर रही है। कम प्रकाश के वातावरण में प्यूपिल फैलता है और तीव्र प्रकाश पड़ने पर प्यूपिल सिकुड़ता है। अगर आप अपनी एक आंख पर फ्लैशलाइट डालो तो दोनों प्यूपिल को सिकुड़ना चाहिए। मैं इसे लीजा के ऊपर करके दिखाती हूँ। तो हम देखते हैं कि यदि हम केवल एक आंख पर भी फ्लैशलाइट डालते हैं तो दोनों ही प्यूपिल सिकुड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश की चमक इतनी ज़्यादा है। डॉक्टर इस उपाय को आपकी दृष्टि, नाड़ियों में क्षति और मस्तिष्क तंतुओं की जांच के लिए और कुछ दवाओं के इस्तेमाल के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसे आप अपने सहपाठी के साथ करके देखें।
अब हम आइरिस को भी चारों तरफ से काटेंगे ताकि लेंस को देख सकें। लेंस प्यूपिल के पीछे का सफ़ेद हिस्सा है। तो प्यूपिल वास्तव में एक छेद होता है जो भले ही काला दिखता है किंतु प्रकाश को लेंस तक ले जाने में मदद करता है। तो मैंने इसके चारों तरफ काट दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेंस आँख के बीचों बीच में होता है। और इस लेंस के चारों तरफ सीलियरी बॉडी होती है जिसे मैं बाद में दिखाऊंगी। अब इस लेंस को बाहर निकालें। हमारे लेंस बिल्कुल पारदर्शी हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल के कारण जिससे कि आँखों को सड़ने से बचाया जाता है, ये अब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं वास्तव में इसका विट्रियस ह्यूमर निकालने जा रही हूँ। विट्रियस ह्यूमर लेंस के नीचे होता है और आईबॉल के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। इसे आप देख सकते हैं, ये आईबॉल पर बिल्कुल जकड़ा हुआ है, जिसके कारण आईबॉल काफ़ी स्थिर है, यानी हिलता-डुलता कम है। अगर हम इस विट्रियस ह्यूमर को निकालें, जो कि जेली पदार्थ का बना है, तो हमें पता चलता है कि आईबॉल तो काफ़ी लचीला है। तो यह वास्तव में आईबॉल का आकार निश्चित करने में मदद करता है। अब हम आँख को इस प्रकार काटने जा रहे हैं ताकि सीलियरी बॉडी को देख सकें, जो कि लेंस के चारों तरफ होती है। तो ये काला हिस्सा सीलियरी बॉडी कहलाता है, जो लेंस को स्थिर रहने में मदद करता है। लेंस सीलियरी बॉडी के बिल्कुल बीच में रहता है। सीलियरी बॉडी की मांसपेशियां इसे जकड़ी रहती हैं ताकि आप नज़दीक की चीज़ों को ठीक-ठीक देख सकें, और ये पेशियां फैलती हैं ताकि आप दूर की चीज़ों को ठीक-ठीक देख सकें। चलिए इस प्रयोग को करके देखें। एक आंख बंद कीजिए और 20 फीट दूर की एक वस्तु को देखिए। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब अपनी एक उंगली बिल्कुल अपने दृष्टिपथ के सामने रखिए और उंगली पर ध्यान दीजिए। आपने क्या गौर किया? आपकी आंख उंगली पर केंद्रित है, बजाय 20 फीट दूर स्थित उस वस्तु के। इसे ही हम लेंस का व्यवस्थापन कहते हैं। लेंस स्वयं को दूर या पास की वस्तु के हिसाब से व्यवस्थित कर लेता है। यह ऐसा कैसे कर पाता है? आपने देखा कि इस लेंस के चारों तरफ सीलियरी बॉडी होती है। इसकी पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो लेंस को जकड़ लेती हैं ताकि आपकी लेंस का फोकल लेंथ बदल जाए और आप नज़दीक की चीज़ें देख सकें। जब ये लेंस थोड़ा ढीले होते हैं या फैलते हैं तो आप दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। प्रायः बेसबॉल या क्रिकेट के खिलाड़ी इस अभ्यास को करते हैं ताकि जब बॉल उनकी तरफ आ रही हो तो वे अपनी प्रतिक्रिया में सुधार ला सकें। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, लेंस ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और सीलियरी बॉडी की पेशियां भी कठिनाई से सिकुड़ती हैं। इसलिए हमें नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए चश्मे या बाइफोकल्स की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोगों को अखबार बिल्कुल अपने सामने रखना पड़ता है ताकि वे उसे पढ़ सकें? इसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं और यह सामान्यतया 40 की उम्र के बाद होता है, जब लेंस और उनकी पेशियां बूढ़ी होने लगती हैं और लेंस चीज़ों के हिसाब से खुद को कठिनाई से व्यवस्थित कर पाता है। सोचिए ज़रा कि लेंस पारदर्शी न होकर
धुंधला होता? क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं? अपने मित्रों के साथ थोड़ी देर चर्चा करें और सोचें कि ऐसी हालत में आखिर क्या होता। हम जल्द मिलेंगे। पुनः स्वागत है। मैं आपको एमआईटी के एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर से परिचय कराती हूँ, प्रोफेसर जोनाथन किंग। इन्होंने क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स का अध्ययन किया है जो कि आपकी आंखों के लेंस में पाया जाता है। ये आपको बताएंगे कि यदि लेंस पारदर्शी होने के बजाय धुंधले होते तो क्या होता। लेंस वास्तव में मानव शरीर के कुछ ही पारदर्शी ऊतकों में से एक है। शरीर के बाकी हिस्से प्रकाश को सोख लेते हैं। लेंस पारदर्शी होता है ताकि प्रकाश को रेटिना तक भेज सके। तो यदि आपका मस्तिष्क अनेक प्रकार के रूप रंगों को पहचानता और समझता है, तो इसका मतलब है कि वह वातावरण से प्रकाश ग्रहण करता है। लेंस को पूरे जीवन तक बिल्कुल साफ होना चाहिए। पैदा होने से लेकर बुढ़ापे या मेरी उम्र तक लेंस प्रोटीन से पूरी तरह भरा होता है। ये अंडे के सफेद हिस्से से मिलता जुलता है। जैसे आप अंडे को उबालते हैं, उसके प्रोटीन फैलकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर उनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब आंख के लेंस के प्रोटीन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और प्रकाश बिखरा देते हैं, जिससे आप साफ साफ नहीं देख पाते। बुजुर्ग लोगों में ये गंभीर समस्या पाई जाती है। वास्तव में ये कैटरैक्ट ही विश्व जनसंख्या में अंधेपन का सर्व प्रमुख कारण है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि इन प्रोटीन्स का परख नली में या पशुओं में अध्ययन किया जाता है, ताकि हम ये जान सकें कि इनमें खराबी कैसे आती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लेंस, जितना कि आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा नाजुक होते हैं। जब आप धूप में जाते हैं तो धूप के चश्मे पहना करें। लेजर एवं अन्य तीव्र प्रकाश किरणों का प्रयोगशाला में ख्याल रखें। सूरज को कभी भी घूर कर ना देखें। अपने लेंसों का ख्याल रखें ताकि आप ताउम्र देख सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें आंखों की बीमारियां होती हैं, उन्हें दुनिया कैसी नजर आती है? जरा कैटरैक्ट की नकल करके देखें। ये करना बहुत आसान है। आपको करना ये है कि चश्मे के ऊपर वैक्स पेपर लपेटकर उन्हें पहनकर देखें। आपकी दृष्टि किस प्रकार की हो जाती है? ग्लाइकोमा एक ऐसी ही बीमारी समूह का नाम है जो आपकी दृष्टि नाड़ियों को क्षति पहुंचाती है। कुछ प्रकार की ग्लूकोमा आंखों पर दबाव के अधिक बढ़ जाने से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें इंट्राक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। इससे कुछ दृष्टि नाड़ियां चुभने लगती हैं और उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह इतना खतरनाक हो सकता है कि अंधेपन में भी बदल सकता है। अपनी अंतिम चुनौती के तौर पर आप काले धब्बों का निरीक्षण करेंगे और हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे कि काले धब्बों की पहचान करना इतना कठिन क्यों है। क्या आप काले धब्बे ढूंढ सके? यह आपके चेहरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो इन्हें पहचानना इतना कठिन क्यों है? क्या आपने ध्यान दिया कि जब आप इस नीली रेखा को देखते हैं तो इसमें बिखराव के बजाय निरंतरता दिखाई देती है? बिल्कुल ठीक। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है कि यह हमारे चारों तरफ की सूचनाओं से काले धब्बे को भर देता है और इसलिए हमें इस रेखा में निरंतरता दिखाई देती है और इसलिए हमें यह नीला वृत्त लाल वृत्त की तरह दिखता है। अपनी आंखों का ख्याल रखना ना भूलें, इन्हें क्षति से बचाएं, इनकी जांच कराते रहें एवं धूप में निकलते समय चश्मे पहनें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने आंखों की कार्यप्रणाली एवं उनकी बीमारियों को समझा। मैंने जानबूझकर इस चर्चा को एक नया मोड़ देने की कोशिश की थी क्योंकि मैंने देखा है कि कक्षाओं में आंखों की डाइसेक्शन, उसके आकार प्रकार एवं कार्यप्रणाली को बताया जाता है, किंतु उन्हें प्रभावित करने वाले घटकों एवं बीमारियों के बारे में बिल्कुल कम बताया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि
आँखों की कार्यप्रणाली एवं उनकी बीमारियों के विषय में एक साथ चर्चा करने से छात्रों को यह समझने में अधिक सुविधा होगी कि आँख एक महत्वपूर्ण अंग क्यों है। तो आपने जीव जगत की अनेक प्रकार की आँखों के विषय में चर्चा का आनंद लिया। यह एक नया पहलू था जिसे इस पाठ में इसलिए जोड़ा गया कि छात्रों को आँखों के विकासक्रम के विषय में रुचि आए। सामान्यतया हम आँखों के विकासक्रम की चर्चा अपने पाठों में नहीं करते हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप रुचि लेते हैं तो। आप इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं कि प्राणियों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए आँखों की आ आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि आपके पास डाइसेक्ट करने के लिए आँख उपलब्ध है तो इस पाठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि डाइसेक्ट करने के लिए आँख उपलब्ध नहीं भी है, तो भी मैं समझती हूँ कि यह पाठ छात्रों के लिए आँख के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उपयोगी है। ऐसी आँख आप अपने स्थानीय मांस की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके आसपास ऐसी दुकान नहीं है, तो उन्हें आप कैरोलिना या अन्य जीवशास्त्रीय आपूर्ति कंपनियों से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। चुनौती भरे प्रश्नों के बारे में सोचते हुए मेरा ध्यान इस बात पर था कि छात्रों की रुचि कैसे बनाए रखी जाए। इसलिए पहला प्रश्न तो एक मज़ेदार खेल की तरह था कि हम सोचें कि अम, पशुओं को कैसा दिखाई पड़ता है और ऐसा हम छात्रों के 4 समूह बनाकर कर सकते हैं और उन्हें उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर मिलान करने को कहें और फिर संभवतः पाठ को पढ़ने के साथ-साथ वे अधिक ज्ञानपूर्ण अनुमान कर सकते हैं कि पशु कैसे देखते हैं। दूसरी चुनौती के रूप में मैंने दृष्टि के विषय में गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश की थी। छात्रों को जब भी पूछा जाता है कि हमारी दृष्टि कै कैसे काम करती है, तो उन्हें लगता है कि आँखों में से कुछ निकल कर बाहर आता होगा जिससे कि सुपरमैन इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार आईने के साथ किए गए प्रयोग से यह पता चलता है कि कैसे प्रकाश किरणें वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों में जाती हैं और एक संपूर्ण प्रक्रिया से गुज़रती हैं ताकि हम देख सकें। अगली चुनौती को 2 या 4 के समूह में या अकेले भी करके देखा जा सकता है, जैसे कि दृष्टिभ्रम का प्रयोग अकेले भी किया जा सकता है और यह प्रयोग हमें यह बताता है कि हमारी आँखों में किस प्रकार की अस्वैच्छिक गतियाँ होती हैं, जिनके बारे में हम सावधान नहीं होते हैं। ये अस्वैच्छिक गतियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रकाशग्राही अंग अत्यधिक क्रियाशील या अति संवेदित हों। यदि ऐसा होने लगे तो रंग रूप के विषय में हमारा ज्ञान रिक्त हो जाए। अतः हमारी आँखें सूक्ष्म गतिविधियाँ स्वतः करती रहती हैं ताकि हमारे प्रकाशग्राही अंग समुचित रूप से प्रतिक्रिया देते रहें। मुझे आशा है कि चौथी चुनौती ने आपको आँखों की बीमारियों के विषय में सोचने के लिए प्रेरित किया होगा और ये भी कि कोई आँखों से बीमार व्यक्ति कैसे देखता होगा। उस उदाहरण में मैंने कैटरैक्ट चश्मों का प्रयोग किया था, लेकिन आप अनेक अन्य प्रकार के चश्मे बना सकते हैं, जैसे ग्लूकोमा चश्मों को, अवस्था के कारण क्षतिग्रस्त पेशियों के लिए चश्मे, रेटिना संबंधी बीमारी के चश्मे आदि। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जानने के लिए, जिसे आप ऑनलाइन जान सकते हैं और देख सकते हैं कि वैज्ञानिक किसी व्यक्ति की दृष्टि के बारे में कैसे अनुमान करते हैं और उनकी सहायता के लिए मॉडल बनाते हैं। अंतिम चुनौती शायद मेरे लिए सबसे अधिक पसंदीदा थी। यह वास्तव में आँख की संरचना को जानने से संबंधित थी और उसके काले धब्बों को पहचानने की और दृष्टि नाड़ियाँ कैसी होती हैं, इन्हें समझने की। उसे ढूँढना सबसे अधिक रुचिकर था और उनसे संबंधित प्रयोग भी मज़ेदार थे। मुझे वास्तव में यह दिखाना था कि आपका काला धब्बा कहाँ स्थित होता है
बहुत से अध्यापकों और छात्रों के लिए यह बहुत ही आकर्षक विषय होता है कि इन काले धब्बों की पहचान की जाए। और अगले चुनौती प्रश्न में यह दिखाया गया कि हमारा मस्तिष्क हमें उस काले धब्बे की पहचान के लिए अनेक सूचनाएँ प्रदान करता है, अर्थात हमारी दृष्टि के प्रसंस्करण में हमारे मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छा लगा। अपनी टिप्पणी एवं विचार व्यक्त करने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे।